ठीक है, फिर आज का हमारा जो है लेक्चर डाइवर्सिटी के ऊपर, इसको स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमने टोटल 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, आई होप। और 8 लेक्चर कंप्लीट करके आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ नॉलेज तो मिल गई होगी कि कैसे सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। और वही सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स वाला वो सारा पढ़ा था हमने, मीडिया वाला, प्रेस वाला पढ़ा था, पॉपुलेशन वाला पढ़ा था, क्लाइमेट चेंज वाला पढ़ा था। ये सारी चीज मिलके भी हमारी डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं, तो इसको भी आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंडियन डाइवर्सिटी। ठीक है। सो आप सभी को ये तो पता होगा, इनक्रेडिबल इंडिया ये बहुत बोलते हैं। प्रॉपर नहीं है वॉइस, एक मिनट रुको, दोबारा से करते हैं। वॉइस आ रही है सबको? आ रही है वॉइस किसी को, या फिर ब्रेक हो रही है? यहाँ तो ठीक आ रही है वॉइस। ठीक है, ऑडिबल है। ठीक है ठीक है, नहीं तो सेल चेंज कर लेते हैं, शायद सेल का इशू होगा। नहीं, यहाँ भी ठीक आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक हमने देखा था डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। सो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में इनक्रेडिबल इंडिया वाला बहुत फेमस एक एडवर्टीजमेंट भी आता था न्यूज इस पे, टीवी के ऊपर, जिसमें दिखाते थे कि इंडिया को एक अंग्रेज आता था और रंग फेंकते थे यहाँ से, वो होली खेल के जाता था, ये सारी चीजें। तो इंडिया क्या है, मोजाइक है, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यही जो चीज है, यही इंडिया को क्या बनाती है, डाइवर्स बनाती है। और भी बहुत सारी चीजें, सारी चीज देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले, अरे ये क्या, हम न्यूज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज तो कोई न्यूज नहीं है और आज कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं है। अब तक 8 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप इतने मतलब खुद में बिल्ड हो चुके होंगे कि आप इंट्रोडक्शन खुद बना सकते होंगे। इसीलिए आज मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा टॉपिक है आज का डाइवर्सिटी वाला, ये अपने आप में बहुत ज्यादा कह लो कि जो होता है ना कि थोड़ा इमेजिन करने वाला वो टॉपिक है। तो अपनी इमेजिनेशन से कोई एक इंट्रोडक्शन बना के लाओ डाइवर्सिटी के ऊपर। बाकी जब सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पे तो तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हें अपना कुछ इनोवेटिव करना है, तो वो अब बिना हेल्प के तुम करना स्टार्ट करो, ताकि तुम खुद बिल्ड हो। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज जो है ना तो कोई न्यूज दिया है, ना कोई इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि अब तुम्हें करना है ये वाला इस वाले टॉपिक पे, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पे। ठीक है। जब ऐसे लिखोगे तो उसमें मेरे को थोड़ा सा इनोवेशन दिखना चाहिए, तुम्हारी जो वो थिंकिंग है, जो तुम्हारी इनोवेटिव थिंकिंग है, वो दिखनी चाहिए मुझे इंट्रोडक्शन में। इसीलिए मैंने आज का कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, क्योंकि सारे बच्चे क्या करते हैं, उसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के लिख देते हैं, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। अब खुद का कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा स्पेशल है। कल वाले लेक्चर में मैं थोड़ा सा दूंगा इंट्रोडक्शन, लेकिन आज के लिए तुम्हें खुद कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है। बाकी जब इसका ऐसे देखोगे तो वहां पे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन खुद बनाना। हम स्टार्ट करेंगे आज सीधा डाइवर्सिटी से। ठीक है। डाइवर्सिटी देखेंगे और देखेंगे हमारा जो इंडिया है वो कितना डाइवर्स है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी को जो प्रमोट करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, हमारी फिजिकल डाइवर्सिटी। आप सभी को पता है कि इंडिया जो है फिजिकली बहुत डाइवर्स है। ज्योग्राफिकली की बात कर रहा हूं मैं, ज्योग्राफिकली बहुत डाइवर्स है। एक तरफ नॉर्थन साइड पे हमारे माउंटेन रेंज है, फिर नीचे आ जाते हैं प्लेन्स आ जाते हैं, इधर की साइड जाओ, वेस्टर्न साइड जाओ तो डेजर्ट आ जाता है, ईस्टर्न साइड जाओ तो वहां पे प्लेट्यू आ जाता है, थोड़ा और साइड साउथ की साइड जाओ और प्लेट्यू आ जाता है, फिर वहां से थोड़ा वेस्ट हो जाओ तो वहां पे माउंटेन्स आ जाते हैं, वेस्टर्न घाट आ जाता है, फिर ईस्टर्न साइड हो जाओ तो ईस्टर्न घाट आ जाता है, फिर कोस्ट आ जाता है, आइलैंड आ जाते हैं। तो हमारा जो इंडिया है जोग्राफिकली बहुत ज्यादा डाइवर्स है। क्यों? क्यों डाइवर्स है? इसका रीजन क्या है? ज्योग्राफिकल रीजन है, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्यों है ज्योग्राफिकल रीजन, क्योंकि हमारा क्या टॉपिक है, हमारा डाइवर्सिटी। ज्योग्राफिकली इंडिया बहुत डाइवर्स है, इसकी की वजह से पहले देखते हैं ज्योग्राफिकली कैसे डाइवर्स है, फिर देखेंगे क्योंकि डाइवर्सिटी ज्योग्राफिकली है इसीलिए कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक होता है। कैसे लिंक होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ज्योग्राफिकली कैसे डाइवर्स है। देखो सबसे ऊपर की साइड जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा हम वैसे देखेंगे, थोड़ा सर्च मार मार के देखें, थोड़ा और ज्यादा मजा आएगा। तो जैसे सबसे ऊपर की साइड, नॉर्थन साइड पे इंडिया में हम देखते हैं, मैप में देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है, लॉफ्टी माउंटेन्स दिखते हैं। लॉफ्टी माउंटेन्स में कौन सा दिखता है, हिमालय दिखता है। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफिकल जो हमारा डाइवर्सिटी है वो हिमालय से चालू होता है, और हिमालय से भी चालू होता है। तो हिमालय भी एक तरह का नहीं है, 3 तरह के हिमालय, अपर, मिडल और लोअर। तो यही चीज यहाँ पे दिखा रहा है कि अपर को हिमाद्री कहते हैं, जो मिडिल है उसको हिमाचल कहते हैं, और लोअर को शिवालिक कहते हैं। तो हिमालय जो है हमारा वो भी डाइवर्स है,
वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में भी, कि वेस्टर्न साइड पे हम देखते हैं कि वहां पे बर्फ वगैरह ज्यादा पड़ती है, क्यों? क्योंकि थोड़ा लैटिट्यूडनल वो ऊपर की साइड है। ईस्टर्न साइड है वहां पे थोड़ा कम पड़ती है, क्यों? क्योंकि वो लैटिट्यूडनल थोड़ा नीचे की साइड है। तो वैसे ही हमारा जो हिमालय है वो भी सब डिवीजन हो रखा है उसका, कश्मीर हिमालय, उत्तरांचल हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आ सकता है, जब आएगा तो इसमें लिखना भारी हो जाता है, तो लिखना कैसे है यही हमें सीखना है, लेकिन पहले बेसिक समझना है कि डाइवर्सिटी कैसे है हमारी इंडिया में, ठीक है? हमने देख लिया माउंटेन वाली डाइवर्सिटी, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो प्लेन्स आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे इंडस प्लेन हो जाता है इधर की साइड, वेस्टर्न वाली साइड, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो जहां जहां रिवर आती है वहां वहां सेडिमेंट्स जमा होते हैं, उस सेडिमेंट से वहां पे प्लेन बन जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है। इसीलिए जो यूपी बिहार वाला जो एरिया है वहां पे किसानी अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेन एरिया है। क्यों कश्मीर में हम जो है गेहूं नहीं उगाते? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, माउंटेनियस एरिया है। तो इसीलिए ये वाला हिस्सा क्या है, प्लेन एरिया, ये भी डाइवर्स है। फिर और थोड़ा इधर वेस्टर्न की साइड जाते हैं, यहाँ पे हमें डेजर्ट दिखता है, जैसे थार डेजर्ट राजस्थान वाला। फिर थोड़ा और नीचे की साइड आ जाते हैं, प्लेट्यू आ जाता है। प्लेट्यू में मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ये सारा आता है। मालवा प्लेट्यू सबसे ऊपर की साइड आता है, अरावली वाला हिस्सा उस साइड में। देखेंगे इसको, अभी देखेंगे। थोड़ा सा नाम याद रखो, ठीक है? क्योंकि हमें इंडिया को पहले समझना है कि ज्योग्राफिकली कितना डाइवर्स है, फिर हर एक डाइवर्स एरिया का हम देखेंगे कि वहां का कल्चर कैसा है, क्योंकि वहां का कल्चर भी डाइवर्स होगा, क्योंकि वहां की ज्योग्राफी डाइवर्स है, इसीलिए, ठीक है? इसीलिए पहले हम क्या देख रहे हैं, वहां का ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो प्लेट्यू में मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू आता है। मालवा प्लेट्यू जो वेस्टर्न साइड है, अरावली हिल है। जो अरावली हिल है उसके पीछे की साइड क्या है, पूरा राजस्थान वाला एरिया है। अरावली हिल ने राजस्थान को रोक रखा है, और उसके इधर साइड क्या आ जाता है, हमारा मालवा प्लेट्यू। साउथर्न साइड मालवा प्लेट्यू के विंध्या रेंज है, और ईस्टर्न साइड पे छोटा नागपुर है। तो ये थोड़ा हमने क्या समझा, हमारा ज्योग्राफिकल फीचर, ठीक है? वैसे ही जब हम डेक्कन प्लेट्यू देखेंगे, तो डेक्कन प्लेट्यू में नॉर्थर्न साइड पे सतपुरा रेंज आ जाती है, फिर वेस्टर्न घाट आ जाता है, फिर ईस्टर्न घाट आ जाता है, वेस्ट और ईस्ट की साइड, ठीक है? इतना थोड़ा समझा। फिर थोड़े हमारे घाट्स भी हैं, जैसे हमने देखा था वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, फिर थोड़े आइलैंड भी है, अंडमान एंड निकोबार, और कोस्टल लैंड भी है। तो ये बेसिकली हमने क्या देखी, पूरी इंडिया की ज्योग्राफी देख ली, कि जो इंडिया जो है ज्योग्राफिकली एक जैसा नहीं है, डाइवर्स है, अलग अलग है, ठीक है? थोड़ा सा थोड़ा मैप में देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा ये थोड़ा दिमाग में चला जाए हमारे। देखो, इसको लिखना, डाइवर्सिटी वाले टॉपिक को लिखना ही अपने आप में थोड़ा सा चैलेंज होता है। तो जब तुम अपना सैंपल ऐसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये सारी जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं इसको एज अ टूल कैसे यूज करना है। लेकिन सैंपल ऐसे को देखने से पहले तुम्हें अपना खुद का कुछ बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज कुछ भी तुम्हें हेल्प नहीं दी है। तो पहले हम देखते हैं माउंटेनियस एरिया। ये देखो, ये वाला एरिया, अब तुम खुद सोच के देखो कि यहाँ का जो कल्चर होगा वो कैसा डेवलप होगा। यहाँ का जो कल्चर में क्या क्या आता है, कजीने आता है, खाना कैसा होगा यहाँ का, यहाँ पे जो लोग कपड़े पहनते होंगे, यहाँ की जो क्लोथिंग होगी, आर्टिफैक्ट्स होंगे, आर्ट क्राफ्ट होगा, वो कैसा होगा, इस रीजन के अकॉर्डिंग डेवलप होगा ना। क्योंकि कल्चर क्या होता है, कल्चर इज अ वे टू अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट, ठीक है? एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए हम कल्चर को डेवलप करते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी में मैंने पढ़ा था। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सर्वाइव करना है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में। सोच के देखो कि जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान का कल्चर और कश्मीर का कल्चर दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि वहां की ज्योग्राफी अलग अलग है। अब सोचो कि जो कश्मीर का कल्चर है उसको हम राजस्थान में फॉलो करें, तो क्या होगा कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि मोनो कल्चर होता जा रहा है, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। टी शर्ट पहनते हैं सारे, लेकिन पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर कल्चर है, पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर पहनावा है। क्यों? क्योंकि वहां के एनवायरमेंट से हमें, एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना है, ठीक है? अगर ये ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस नहीं होते हमारे इंडिया में, तो हमारा जो इंडिया है इतना डाइवर्स कभी नहीं होता। समझ आया क्यों हमने ये ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़े? क्योंकि यही जो मेन रीजन है हमारी डाइवर्सिटी का, वो ये है ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है? तो आई होप ये तो समझ आ गया होगा ज्योग्राफिकल फीचर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी डाइवर्सिटी को। देखो, यहाँ पूरा एरिया कोई मिल जाए मैप जिसमें सारी चीज दे रखी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो फिजिकल फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, फिजिकल मैप में ज़्यादा अच्छा दे रखा होता है, थोड़ा 3D मिल जाए तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा। हम्म,
वही ये देखो, ये वाला ये थोड़ा सा अच्छा है, ये दिख रहा है। ये देखो सबसे ऊपर की साइड क्या है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिमालय हमारा, ठीक है। ये पूरा हिमालय, यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है पूरे इंडिया में, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाते हैं। अच्छा गूगल अर्थ, अरे हाँ वो भी है, रुको। अरे वाह, थैंक यू गार्गी, इस पे देखते हैं, इसमें ज्यादा अच्छे समझ आएगा। इसको, ठीक है ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत। सबसे ऊपर की साइड देखो कैसा एरिया है, ये माउंटेनियस एरिया है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट रेंजेस है, लद्दाख रेंज, जास्कर लेन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है, सबसे ठंडा एरिया है। तो यहाँ इस एरिया में जो हमारा कल्चर डेवलप हुआ है, किस हिसाब से डेवलप हुआ होगा, कि वहाँ पे गर्म पहनावा होगा, गर्म खाना होगा, मीट वगैरह ज्यादा खाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता। वहाँ का जो लोकल कल्चर डेवलप हुआ होगा, वो यहाँ के एनवायरमेंट को के हिसाब से अडॉप्ट करने के लिए हमारा डेवलप हुआ होगा। फिर थोड़ा सा वो नीचे की साइड आ जाते हैं, ये शिवालिक वाला एरिया है, ठीक है। ये सारा एक जैसा कल्चर रहता है यहाँ पे। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ये प्लेन वाला एरिया है। यहाँ पे प्लेन क्यों आ गए, क्योंकि ऊपर से नदी बह के आ रही है, वो अपने साथ सेडिमेंट्स वगैरह लेके आ रही है, सेडिमेंट्स लेके आ रही है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, वो उपजाऊ होते हैं। तो वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे खेती चालू हो गई इसी वजह से। तो यहाँ का जो कल्चर हुआ वो यहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से डेवलप हो गया। अब थोड़ा सा इधर की साइड आ जाते हैं, ये राजस्थान वाला एरिया। यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे खेती नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली जो रिवर सिस्टम होता है वो नहीं है। अब तो कैनाल वगैरह, इंदिरा गांधी कैनाल है, वो डेवलप कर दिया, तो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर हो जाता है, लेकिन पहले नहीं हो पाता था। तो यहाँ का जो कल्चर है वो किसके हिसाब से डेवलप हुआ, यहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से, यहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से। कि जैसे यहाँ पे वो धोती कुर्ता पहनते हैं, और जो लड़के, जो फीमेल्स होती हैं, वो क्या कहती हैं, घाघरा और चोली पहनती है। तो वहां के हिसाब से यहाँ का कल्चर डेवलप हुआ है। और इसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं, कहाँ पे आ गए हम, ये रहा। देखो ये वाला ऐसे, ये प्लेट्यू हिस्सा है, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, और प्लेट्यू आ जाता है। ये वाला हो गया वेस्टर्न घाट, ये वाला हो गया ईस्टर्न घाट। थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला कोस्टल एरिया हो गया, और यहाँ पे ये हमारा आइलैंड्स वगैरह हो गए। तो ये बेसिकली हमने क्या देख लिया, टोपोग्राफिकली हम कितने डिफरेंट हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आते हैं। ये चीज जो है टोपोग्राफी वाली, ये ऐसा नहीं है कि अभी हमने अडॉप्ट करी है, कि हमें अभी पता चला है जो हमारा पूरा इंडिया है वो कैसे डिफरेंट है। विष्णु पुराण में भी इस चीज का जिक्र दे रखा है। ये एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पे कोट करा है इसको, एनसीईआरटी का ये पूरा कोट है। विष्णु पुराण में ये वाला जो मंत्र है, ये जो श्लोक है वो दे रखा है, उत्तरम यत समुद्र साया हिमाद्रि शेवा दक्षिणम वर्षा तद भारतम नम भारती यात्रा संथाथित। इसका मतलब बेसिकली क्या है, कि हमारी जो कंट्री है इसका पूरा विस्तार बताया है, कि नॉर्थन साइड में क्या है, साउथर्न साइड में क्या है, स्नोवी माउंटेन, वो सारी चीजें बताई है। और भारता इसे कहते हैं, और इसके जो डिसेंडेंट्स है उसको भारत कहते हैं। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर, कि भारत में रहने वाले को भरत बोलते थे। यही चीज यहाँ पे बताई है विष्णु पुराण के अंदर। तो बेसिकली जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखी, और इसका लिंकेज कैसे हमारे जो विष्णु पुराण में बता रखा है वो हमने देखा। अब थोड़ा सा देखते हैं हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। यहां तक समझ आ गया कि जोग्राफिकल डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं लिंक है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी से, क्योंकि ज्योग्राफी को अगर हमें टैकल करना है तो हमें कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। अगर मॉडर्न बात जमाने की बात ना करें, पहले के जमाने की बात करें, मॉडर्न टाइम में तो अब सारा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, लेकिन पहले में क्या था कि हम उसके हिसाब से कल्चरली डेवलप हुए थे। तो इसी को देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है, लैंग्वेज वाइज और लिटरेचर वाइज भी क्या है, डिफरेंट है। कोई यहाँ पे जो जॉब करता होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता होगा, उसको पता होगा। अगर नॉर्थ इंडिया वाला होगा, वो ट्रेन पकड़ के अगर साउथ इंडिया गया होगा, तो उसको पता चला होगा कि कैसे कैसे जैसे जैसे ट्रेन साउथ की साइड जाती है, तो धीरे धीरे लैंग्वेज जो होती है वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है। एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती, धीरे धीरे चेंज होने लगती है। कि नॉर्थन साइड पे दिल्ली से अगर निकला होगा तो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा साउथ में गया होगा, हाँ सुमित सिमोले, हाँ बिल्कुल तुमने फील करा होगा, जब थोड़ा सा साउथ साउथ में गया होगा तो हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी वाली, थोड़ा सा उसमें चेंज आया होगा। फिर थोड़ा सा और साउथ में गया होगा तो वो जो हिंदी है वो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई, और साउथ में जाते जाते वो लैंग्वेज जो है बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी ज्योग्राफी की चेंज हो रही है, ज्योग्राफी की वजह से बैरियर आता है। बैरियर की वजह से क्या होता है कि जो इंटर ट्रांसफर होता है लैंग्वेज का वो नहीं हो पाता। एक बैरियर की वजह से क्या होता है कि यहाँ की लैंग्वेज अलग, यहाँ की लैंग्वेज अलग हो जाती है।
सेम वही कॉन्सेप्ट डार्विन वाला कि जो म्यूटेशन आती है वैसे ही लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, ये मैं हवा की बातें नहीं कर रहा, एंथ्रोपोलॉजी में ये बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज हुई है। हमारी लैंग्वेज भी कितनी डाइवर्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज दे रखी है। जैसे असमी दे रखी है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी, नेपाली, डोगरी, बोडो, मणिपुरी, तेलुगु, तमिल। तो कितनी डाइवर्स हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस है, ये हमारी क्या बता रही है, लैंग्वेज और लिटरेचर डाइवर्सिटी। उसी के हिसाब से जैसे एंशियंट टाइम में संगम लिटरेचर था, ठीक है, हमारे यहाँ पे पुराना था, हमारे यहाँ पे और शास्त्र थे वो हिंदी में थे, संस्कृत में थे, वहां पे तमिल में थे। तो लैंग्वेज के साथ हमारे लिटरेचर भी डाइवर्स है, ये चीजें बता रही है। वैसे हमारी फूड हैबिट और कजीनी, जैसे कश्मीर में जो एक बहुत फेमस डिश है उसका क्या नाम है, कश्मीरी वाजवान। वैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा फेमस है, वैसे साउथ इंडिया में डोसा फेमस है। तो ये जो थाली है ये भी किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, हमारी डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है कि हम कितने डाइवर्स है, कजीनी वाइज भी, मीन्स फूड वाइज भी हम डाइवर्स है। वैसे ही हमारी जब क्लोथिंग के साइड देखोगे, देखो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसका पार्ट है, ये सारी चीजें पार्ट है हमारे कल्चर का। ठीक है, कल्चर क्या होता है, कल्चर को पहले समझना पड़ेगा ना। तो कल्चर क्या होता है कि जो हम है वही हमारा कल्चर है। हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो खाना खाते हैं, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, हम जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, ये सारी चीजें कोलैबोरेट होके, मिक्स होके अब क्या बनाती है, एक कल्चर बनाती है। लेकिन आज के हिसाब से देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से मोनो कल्चर होता जा रहा है। तो वो जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी कहीं ना कहीं वो भी डाइल्यूट होती जा रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी याद रखना कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये भी हमारी डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं खतरा है। ठीक है, तो वही चीज हम देख रहे हैं हमारी डाइवर्सिटी का। अगर हम फेस्टिवल और फेयर्स की बात करें तो यहाँ पे भी मैं डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होगी। तो पहले हम ड्रेस वाला देख रहे थे, तो जैसे कश्मीर में कश्मीरी फेरन होता है, तो ये क्या है, वहां की ट्रेडिशनल ड्रेस है कश्मीर की। तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है किसको, कश्मीरी कल्चर को। ट्रेडिशनल ड्रेस किसके लिए, वहां के क्लाइमेट से बचने के लिए। वही चीज है कि ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस थे इसलिए कल्चर डेवलप हुआ, और कल्चर डेवलप हुआ तो कल्चर डिफरेंट डिफरेंट है ज्योग्राफी के हिसाब से। वैसे ही राजस्थान में घाघरा चोली पहनते हैं, और वैसे ही जो तमिल है वहां पे जो धोती और वो पहनते हैं, वो जो लुंगी बांधते हैं उसको कहते हैं सारोंग, और साड़ी पहनती है फीमेल्स। वैसे ही जो मणिपुर है, मणिपुर की ड्रेस देखी किसी ने, बहुत ही सुंदर होती है, वहां के कल्चर के हिसाब से है। इनाफी और फनेक बोलते हैं उसको। एक मिनट ये दिखाता हूं मैं मणिपुरी ड्रेस, तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे जो कल्चर है, हमारी जो ड्रेस है वो भी कितनी डिफरेंट है। ये देखो ये वाली इसको कहते हैं, कोई मणिपुर में गया होगा तो उसने देखा होगा कि जो ये कल्चरल ड्रेस है वैसे ये लोग पहन के नहीं घूमते। जब शादी वगैरह होती है तो उस टाइम पे जो वहाँ की लेडीज है वो ऐसे टाइप का जो पहनावा है वो पहनती है। इसको, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी को। हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के ड्रेस पहनते हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरह के ड्रेस पहनते हैं। तो ड्रेस क्या है, बेसिकली कल्चर का एक पार्ट है। तो वही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमने क्या देख ली क्लोथिंग के अंदर, की क्लोथिंग वाइज हम कितने डाइवर्स हैं। फिर हम फेस्टिवल और फेयर्स को देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ओनम, पोंगल, नॉर्थ इंडिया में कोई बनाता है ओनम और पोंगल, ये बनाते हैं साउथ इंडिया में। तो वहाँ का हार्वेस्टिंग सीजन जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से उन्होंने अपने जो फेस्टिवल है उनको अडॉप्ट कर लिया है। हमने अपने हिसाब से अपने यहाँ के अडॉप्ट कर लिया, जैसे लोहरी हो गया हमारा। ठीक है, गुजरात में नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान में गंगौर बनाया जाता है, किसी और रीजन में बनाया जाता है, सिर्फ राजस्थान में बनाया जाता है क्योंकि वहां के हिसाब से वहां का लोकल ट्रेडिशन है ये। ठीक है, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी, एक जैसा कल्चर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी लिटिल और ग्रेटर ट्रेडिशन आ जाते हैं। जैसे ग्रेटर ट्रेडिशन में हमारा दिवाली आ जाता है, तो ये क्या है, दिवाली पूरे ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट की जाती है। होली हो गया, ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट की जाती है। तो ये भी जो हमारी यूनिटी है, हमारी जो यूनिटी है, डाइवर्सिटी में यूनिटी, इसको बांधे रखने में मदद करती है कि हम डाइवर्स तो हैं, अब यूनिफाई भी तो हैं, हम उस चीज को भी साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, हमारे फेस्टिवल कितने डाइवर्स हैं। उड़ीसा में राज प्रभा बनाते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बनाते हैं। तो ये वहां के पर्टिकुलर जो है ज्योग्राफिकली फेस्टिवल्स हैं, और कितने डाइवर्स हैं हमने देख ही लिया। वैसे ही आर्ट एंड क्राफ्ट भी वहां के लोकल कल्चर के हिसाब से डेवलप हुए हैं, उसको भी देखेंगे। जैसे कश्मीर में जो आर्ट बनाते हैं, आपको आपने देखा हो पश्मीना शॉल होती है, वो बहुत फेमस है और सिर्फ कश्मीर में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। ठीक है, तो वो क्या है, वहां का लोकल आर्ट है, वहां का ट्रेडिशन है। तो वही क्या है, कल्चर है, वो कल्चरल डाइवर्सिटी है।
तो वहाँ की एम्ब्रॉयडरी जो होता है ना दुपट्टे में साइड साइड में जो कारीगरी करते हैं उसको एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। तो सोनजी एम्ब्रॉयडरी कश्मीर की होती है। राजस्थान में ब्लू पॉटरी होती है, वो राजस्थान की फेमस है। वैसे ही नागालैंड में बैम्बू आर्ट होता है। अच्छा, गोवा के अंदर भी है क्या ये सुमित? मैंने राजस्थान में पढ़ी है ये। ठीक है, तो ये क्या है? वहाँ की लोकल आर्ट है। अभी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, अभी क्या है, हम इंटर कल्चर हो चुका है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश हो चुका है। सोशल मीडिया वाला टॉपिक याद करो, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो कल्चर है वो इंटर मिक्स भी होता जा रहा है, तो डाइवर्सिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही है। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो है उस वाले पॉइंट में लिखना कि जब तुम बोलो कि डाइवर्सिटी को कैसे कैसे हैम्पर हो रहा है, कैसे कैसे उससे हार्म हो रहा है, तो ये वहां चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीजों को याद रखना है कि डाइवर्स भी है और हमारा जो है इंटर कल्चरल भी जो है सिस्टम चल रहा है। वैसे ही हमारे आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के डिफरेंट डिफरेंट, जैसे नागरा आर्किटेक्चर होता है नॉर्थन इंडिया में, द्रविड़ मतलब जो टेम्पल्स होते हैं, जो साउथ इंडिया में गया होगा घूमने उसने देखा होगा, या फिर फिल्मों में भी देखा होगा, साउथ इंडियन जो फिल्म है बहुत फेमस है। तो वहां क्या होता है, अलग तरह के टेम्पल्स होते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर में बने हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, उसका नाम है द्रविडियन आर्किटेक्चरल में स्टाइल में वो बने हुए हैं, ठीक है। वैसे ही जो हमारे नॉर्थ इंडिया वाले जो टेम्पल्स है, जो हमारे जो घरों के आसपास नॉर्मल मंदिर होते हैं, वो नागरा स्टाइल में बने होते हैं। इन दोनों का जो मिक्सर है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? वो देखने को मिलेगा आपको विसारा आर्किटेक्चरल में, ठीक है। इसको दिखाऊं कैसा होता है विसारा आर्किटेक्चरल? ये आपको उड़ीसा वाली साइड में देखने को मिलेगा, विसारा टेम्पल। ये देखो, ये वाला, इस टाइप के टेम्पल। तो ये क्या है कि ये दोनों चीज मिक्स हो रही है, हमारा साउथ इंडिया भी और नॉर्थ इंडिया भी, जो दोनों के टेम्पल स्टाइल है, उसका जो इंटर कल्चर है वो है ये हमारा विसारा आर्किटेक्चर। तो ये क्या है कि हमारा जो कल्चर है वो कितना डाइवर्स है, हमने ये देखा, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को एक जो हमारे राइटर है वो भी बोलते हैं, हर्बर्ट होप रिस्ले, जिनकी ये बुक है पीपल ऑफ इंडिया। इस, हाँ, द्रविडियन और नागरा दोनों का मिक्सचर है। हाँ अभिजीत, मैंने यही बोला, जो विसारा आर्किटेक्चर है इन दोनों का मिक्सचर है। तो इस चीज को एक जो हमारे राइटर हैं सर हर्बर्ट होप रिस्ले, ये भी बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, ठीक है, टोटल जो हमारे इंडिया में, अभी हमने सिर्फ डाइवर्सिटी देखी, हमने यूनिटी नहीं देखी, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी है कहीं ना कहीं ये सारी जो मिक्स होके एक चीज को डेवलप करती है, किसको? इंडियन कल्चर को। और इसे ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इंडियन कल्चर को। ये जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है ये इंडियन कल्चर को राइज करती है, और यही बात किसने बोली थी? हर्बर्ट होप रिस्ले ने अपनी बुक के अंदर, द पीपल ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहां तक ये समझ आया। इसके अलावा और कौन कौन सी डाइवर्सिटी होती है? देखो, रिलीजन की डाइवर्सिटी होती है, हम रिलीजन भी कितने डाइवर्स हैं, हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, बौद्धिज्म, जैनिज्म, और ये हो गया अपना, और कौन कौन से आ गए, क्रिश्चियनिटी, पारसी वाला, उसके बाद ट्राइबलिज्म। तो डाइवर्सिटी हमारे हर एक पार्ट में घुसी हुई है। और अगर तुम किसी पर्टिकुलर कल्चर के अंदर भी झांकने की कोशिश करोगे, जैसे इंडियन कल्चर में हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदुइज्म के अंदर जब जाओगे तो वहां पे भी और डाइवर्सिटी मिलेगी तुम्हें। कैसे मिलेगी? वहां पे शैवियत्स है जो शिव को मानते हैं, विष्णुइज्म है जो विष्णु को मानते हैं, एक शाक्या वाला सिस्टम है। तो ये क्या है, हमारी जो हिंदुइज्म, मतलब डाइवर कहने का मतलब ये है कि जो डाइवर्सिटी है हर एक पार्ट में है, हर एक चीज में दिखने को मिलेगी। हमने रिलीजन में देखी, वैसे अगर तुम कास्ट में जाओगे तो कास्ट में डाइवर्सिटी है। वर्णा सिस्टम ले लो, वर्णा में भी 4 या 5 वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मणिज्म से लेके शूद्र तक, और आउटकास्ट, तो 5 यहाँ पे वर्ण आ जाते हैं, वहां पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जाति सिस्टम देख लो, हर एक चीज में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन हमें यहाँ पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है कहाँ तक? सिर्फ कल्चरल डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारा क्या है कि हमें अपने जो एग्जामिनर है उसको समझाना है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा और देखना है तो यूट्यूब पे लेक्चर है मेरे वाले वीडियो में ही, लास्ट क्लास का, उसके अंदर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बता रखा है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में। वो पूरा एंथ्रोपोलॉजिकल टाइप का लेक्चर है, उसको मत देखना, मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन ज्यादा जानना चाहते हो तो देख सकते हो, वो पूरा एंथ्रोपोलॉजी पे बेस्ड है। लेकिन हमें यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी नहीं, यहाँ पे हमने कॉमन अपना जो है नॉलेज को रिफ्लेक्ट करना है डाइवर्सिटी वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी प्लस ज्योग्राफी की वजह से जो कल्चरल डाइवर्सिटी आ रही है, इन दोनों को मिक्स करके लिख देंगे तो हमारा डाइवर्सिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, कि हमने दिखा दिया कि कैसे जो हमारी डाइवर्सिटी है इंडिया में वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमें दिखाना है
कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्स है हमारी इंडिया, लेकिन फिर भी ये इसको हम इंडियन कल्चर बोल रहे हैं। जैसे अभी रॉबर्ट रिसले ने बोला अपनी बुक के अंदर द पीपल ऑफ इंडिया में कि जो ये सारी चीजें, जो कल्चर है, ये इंडियन कल्चर को डेवलप करता है। तो वो क्या चीज है जो हमारे जो इंडिया को यूनिफाई करके रखती है? क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसके बहुत सारे रीजंस है। कैसे रीजंस है कि अगर हड़प्पा टाइम पे तुम जाओगे तो हड़प्पा टाइम में देखो कि उस टाइम पे आर्यंस माइग्रेट करके आए थे इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से जो शूद्र सिस्टम और ये जो अपर कास्ट सिस्टम ये वाला डेवलप हुआ था। उसके बाद मिडिल एज में आओगे तो देखोगे यहाँ पे अटैक हुए थे मुस्लिम्स के, जैसे मुगल्स आए थे, अफगान्स आए थे, तो वो आके यहाँ पे बस गए थे इंडिया में और यहीं रह गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि रिलीजियन डाइवर्सिटी भी देखने को मिली हमें, कि पहले हिंदुइज्म था, फिर मुस्लिमिज्म आया, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए तो फिर क्रिश्चियनिटी वगैरह ये सारी चीज आ गई, लोकल ट्रेडिशन अलग से चलता था। तो ये क्या है कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट रीजंस है इस डाइवर्सिटी के। ठीक है, आई होप ये तो समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसको यूनिफाई करने वाला फैक्टर क्या है, कि जो हमारी इंडिया है इसको यूनिफाई कैसे करा जाता है। तो इसको यूनिफाई करने का जो सिस्टम है, जो यूनिफाई करने का फोर्स है, इसका श्रेय अगर किसी को देना चाहो तो दे सकते हो तुम। किसको? ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से हम में फीलिंग आई थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले वाला टाइम आप देखना चाहोगे तो देखोगे कि वहां पे छोटे छोटे राज्य थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, क्योंकि वहां पे डिवाइड था, एक इंडिया वाली जो फीलिंग थी वो नहीं थी। ठीक है, तो उस टाइम में जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने यहाँ पे फीलिंग जगाई। जब ऑपरेशन आया तो नेशनलिज्म की फीलिंग आई हमारे अंदर मिडिल टाइम में। ठीक है, तो जब नेशनलिज्म की फीलिंग आई, तब हमारा जो पूरा इंडिया था, साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक, ईस्ट से वेस्ट लेके, सारे लोग मिलके अंग्रेजों को बाहर भगाया था। ठीक है, तो उस टाइम में, हाँ, अलग अलग प्रोविंसेस में, तो उस टाइम में जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी, उसका बहुत बड़ा रोल है इंडिया को यूनिफाई करने के पीछे। तो यहीं पे उसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से लीडर्स थे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में थे। क्योंकि लीडर्स क्या थे, कि लीडर्स को हम ही तो चुनते हैं ना, कि लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव थे। इसका मतलब क्या है कि सारे रीजन से जो लोग थे अगेंस्ट ब्रिटिशर का आए थे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। तो लीडर्स के नाम देखेंगे, जैसे साउथ इंडिया में सी राजगोपालाचारी और पी वरदराजू नायडू। इन साउथ इंडिया के नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं। वैसे ही जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ इधर से देखेंगे, वेस्ट बंगाल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, सारी इंडिया से लोग आ रखे हैं। मिडिल इंडिया से रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, पंजाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इधर महाराष्ट्र की साइड से, वेस्टर्न साइड से बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरूजी और अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, कि रीजनल लीडर तो आए भी थे, रिलीजियस लीडर भी आए थे। मीन्स कि हर एक रिलीजन का बंदा लड़ा था वहां पे, हर एक रीजन का बंदा लड़ा था। मोहल्ले की बेसिकली ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आया। और यहाँ पे हमारे गुजरात से गांधी जी तो थे ही। तो ये सारी चीजें जो थी, हमारा फ्रीडम जो स्ट्रगल था, इसने, इसका बहुत बड़ा रोल है, यूनिफाइंग रोल है हमारी इंडिया को यूनाइट करने के पीछे। ठीक है, तो वही यहाँ पे चीज बताइए, जो नेशनलिस्टिक फीलिंग थी वो फोर्स है यूनिफाई करने के पीछे इंडिया को। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद जब हमने आजादी ले ली थी, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। उस टाइम पे भी जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हर एक रीजन का बंदा, हर एक रिलीजन का बंदा, हर एक टाइप का बंदा उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में था। ये मैंने इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से ये पूरे का पूरा ये वाला पोर्शन है वहां से उठाया है। तो वहां पे ये बता रखा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के पीछे भी हर एक रीजन का बंदा, हर एक रिलीजन का जो लोग थे वो सामने आए थे। उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जैसे वहां पे हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन और वुमेन्स, टोटल लोग थे वहां पे, SC ST सब। ठीक है, SC ST का एग्जाम्पल तो भीमराव अम्बेडकर जी तो है ही वहां पे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया के मतलब फ्रीडम के बाद यूनिफाइंग फोर्स कौन सी थी? अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे जो लोग थे वो भी ऑल ओवर इंडिया के थे। इसीलिए यहाँ पे ये गवर्न करता है, और ये बहुत बड़ा यूनिफाइंग फोर्स है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर फ्रीडम, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक बार सोच के देखो कि अगर तुम दिल्ली के हो, तुम्हारे पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है, साउथ इंडिया के हो तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है, मणिपुर के हो तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है। तो ये जो इंडिया है कभी यूनाइट रह सकेगा जब तुम्हें पता होगा कि हमारे पास जो हमारे ऊपर जो लॉ अप्लाई हो रहे हैं वो एक जैसे नहीं अप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के लॉज अप्लाई हो रहे हैं।
तो जो यूनिटी वाली फीलिंग है, नेशनलिज्म वाली फीलिंग है, इंडिया वाली फीलिंग है कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगी। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बहुत बड़ा रोल है इंडिया को यूनिफाइंग करने के पीछे। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। और ये सारी चीजें जो हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है पूरे ऑल ओवर इंडिया को, जिसकी वजह से इंडिया यूनाइट रहता है, ये हमें देखने को मिल जाएगा हमारे फंडामेंटल राइट्स में। क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो सबके ऊपर अप्लाई होता है, रिगार्डलेस ऑफ उसकी किसी की एज, किसी सिटीजन की, किसी का जेंडर, क्लास, रिलीजन और कास्ट, ये हम देख चुके हैं पहले भी। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें यूनिटी फील होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जैसे हमारी पूरी इंडिया के ऊपर एक सिंगल लॉ अप्लाई होता है। जैसे पहले आईपीसी होता था, तो हमारा अब क्या है, भारतीय न्याय संहिता, कि अगर किसी को पनिशमेंट देनी है तो आईपीसी का जो रूल था वो अप्लाई होता था, अभी भारतीय न्याय संहिता अप्लाई होता है। तो ऑल ओवर इंडिया एक जैसा ही लॉ जो है फॉलो होता है, एक जैसा ही आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। कहीं भी आप चले जाओगे तो हर एक जो मिनिस्ट्री होगी सेम जैसी मिनिस्ट्री होगी, उसके अंदर गवर्नमेंट जो होगी वो सेम होगी, सेम सेम जो प्रिंसिपल होंगे वो फॉलो होंगे। आईएएस ऑफिसर, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट स्टाफ, वो सारा जो सिस्टम है वो एकदम सेम रहता है। इसी की वजह से क्या होता है, हमें यूनिटी फील होती है कि हम कहीं चले जाएंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो जाए, कि हम भारत से बाहर आ गए हैं। वो जो फीलिंग है भारत वाली, वही यूनिफाई कर रखा है हमें कि हम भारत के अंदर है। नहीं तो हम दिल्ली वाली फीलिंग बोलते हैं कि दिल्ली से बाहर चले जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। वैसे ही हमारे यहाँ पे सिंगल कोर्ट ऑफ सिस्टम अप्लाई होता है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक और लोअर कोर्ट तक एक जैसा सिस्टम फॉलो होता है। तो यही क्या चीज है, यही यूनिफाइंग फोर्स है। ये जो हमारा सिस्टम है पूरा, ये यूनिफाइंग फोर्स है जो इंडिया को एक करे रखे है। अगर ये अलग अलग हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो इंडिया के टुकड़े होते हुए देर नहीं लगेंगे। तो समझ आया कि हमारी इंडिया को यूनाइट किसने कर रखा है, एक फीलिंग ने, जो फ्रीडम फाइटर्स आई नेशनलिज्म वाली, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी, उसके बाद लॉज हमें दे रहे हैं, उसके बाद कोर्ट हमें दे रहे हैं कि हम एक हैं। समझ आया यहां तक? और आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि अगर एक बार सोच के देखो कि कोई दिल्ली से साउथ इंडिया जा रहा है, ठीक है, उसको बोले कि पासपोर्ट लगेगा आप साउथ इंडिया जाने के लिए, तो सोचो कि उसके अंदर फीलिंग है जो इंडिया वाली कभी अप्लाई होगी, कभी नहीं आएगी। तो वही चीज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा रखा हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और इसी की वजह से हमें एक फीलिंग आती है कि हम इंडिया के अंदर है, अपने भारत के अंदर है। चाहे हम दिल्ली में रह रहे हो, चाहे हम साउथ इंडिया में रह रहे हो, हमें हमेशा फील आता है कि हम भारत के अंदर है, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स में अंडर आर्टिकल 19(1)(d) में दे रखा है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, की आप कहीं भी जा सकते हो। तो अब ऐसा मत बोलना कि सर कहीं भी जा सकते हो तो तिहाड़ जेल में जाने दो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, तो उसको भी हमें मानना पड़ेगा, इसको मत भूलना तुम। ठीक है, यही चीज यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद क्या है कि जैसे हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वैसे हमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी है। कि अगर दिल्ली का कोई बंदा है, अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, मेरे यहाँ पे वहां से भी स्टूडेंट, कश्मीर से भी स्टूडेंट है और मणिपुर से भी स्टूडेंट है। अगर मेरे पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा दे गवर्नमेंट की, नहीं सिर्फ दिल्ली के जो स्टूडेंट है उनको टीच करोगे, बाहर के स्टूडेंट को नहीं कर सकते, तो मेरे को कैसा फील होगा, यार मैं इंडिया में रह रहा हूँ या बाहर रह रहा हूँ। तो ये जो यूनिफाइंग फोर्स है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी से भी जुड़ी हुई है, कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ये भी हमें यूनिफाइंग करता है। क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड है कि हम फ्रीडम, मतलब जो ट्रेड है वो कहीं भी कर सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर मुझे अफीम बेचने नहीं दिया जाता, गांजा बेचने नहीं दिया जाता, भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, इस चीज को भी याद रखना। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड कराता है, आर्टिकल 301 के अंदर हमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि हम इंडिया के अंदर कहीं भी जो लीगल ट्रेड है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, लीगल को। कहीं बोलो कि सर मेरे को कुछ कोकीन बेचना है, वो नहीं बेचने दे रहे, आप बोल रहे थे लेक्चर में कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, यहाँ पे मेरा जो राइट है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज को भी याद रखना, ये चीज क्या है, ये यूनिफाइंग फोर्स है। अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो यूनिटी वाली जो फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को बेसिकली समझने की कोशिश करना। और एक चीज और की, जो हमारी जियो कल्चरल यूनिटी है, ये क्या चीज होती है जियो कल्चरल यूनिटी, कि जो हमारा कल्चर है ज्योग्राफिकली डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में है। ठीक है, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ नॉर्थ में हिमालय की साइड है, ठीक है, रामेश्वरम साउथ इंडिया में है, जगन्नाथपुरी ईस्ट इंडिया में है, ठीक है, वैसे द्वारका वेस्ट में। अब ये 4 धाम की यात्रा में कोई निकलता है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर देखेगा, डिफरेंट रिलीजन देखेगा, डिफरेंट ज्योग्राफी देखेगा। उससे क्या होगी, उसमें एक यूनिटी वाली फीलिंग आएगी, यार हमारा पूरा भारत कितना डाइवर्स है और हम भारतीय हैं। तो ये क्या है, जियो कल्चरल यूनिटी भी कहीं ना कहीं प्रमोट करती है किसको, यूनिटी को। इसलिए हमारा इंडिया जो है यूनाइट है।
कि हम लॉ वाइज भी उसको यूनाइट कर रहे हैं, कल्चर वाइज भी उसको यूनाइट कर रहे हैं, दोनों साइड से हम यूनाइट कर रहे हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, हमें टॉलरेंस डेवलप होती है। टॉलरेंस किसके लिए? डिफरेंट रिलीजन के लिए, क्योंकि हम जब जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट तरह की ट्राइब्स रहती हैं, वो अलग तरह के रिलीजन को फॉलो करती है, अलग रिलीजन का कोई बंदा रहता है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो उनको देखते हैं, जब जाते हैं तो देखते हैं कि उनसे क्या होता है, बेसिकली हमारे अंदर जो टॉलरेंस है उनके लिए वो डेवलप होती है जब हम उनसे इंटर कल्चरली मिक्स होते हैं, उनसे बात करते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं टॉलरेंस डेवलप करने के लिए, और वही ये हमारी जो जियो कल्चरल यूनिटी है वो डेवलप करती है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ आया होगा। और ये जो चीज है टॉलरेंस वाली चीज, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं डेवलप करता है। कैसे? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें प्रोवाइड करा रखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम फ्रीली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अगर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा रखा है। और इस चीज को हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो लीडर्स थे वो भी प्रमोट करते थे, जैसे गांधीयन टॉलरेंस। ये गांधीयन टॉलरेंस क्या होती है? गांधीयन टॉलरेंस बेसिकली होता है कि हमें जो टॉलरेंस करना है वो ऐसे नहीं करना कि यार चल है तो कर लेते हैं। ये क्या है? हेट वाला टॉलरेंस है। हमें रिस्पेक्ट वाला टॉलरेंस करना है कि इनका अलग कल्चर है, इनको कल्चरली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो हमारे लीडर हो गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और हमारा जियो कल्चरल जो फैक्टर है, ये तीनों चीज भी रिलीजियस जो यूनिटी है उसको प्रमोट करता है, कि हम रिलीजियस वाइज भी कितने डाइवर्स हैं, लेकिन फिर भी हम यूनिफाइड हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें मिक्स करके रख रही है, हमें चिपका के रख रही है। ठीक है, ये चीज को समझना। और क्या चीजें हैं? और देखो, जो इंटर रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेशन होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं यूनिफाई करती हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम जब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो हम जो डिफरेंट रिलीजन्स के जो पर्सन होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। वैसे ही जब उनके यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, लेट्स से वो क्रिश्चियन होता है तो उनके यहाँ पे क्रिसमस होता है, अगर ईद होती, मुस्लिम है तो ईद होती है, तो वो भी हम इनवाइट करते हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं। तो ये क्या है? इंटर रिलीजन सेलिब्रेशन जो फेस्टिवल्स होते हैं, उससे भी हमारी जो रिलीजियस जो यूनिटी है वो डेवलप होती है। और वैसे ही ये जो हमारी इंटर रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि अजमेर शरीफ वाली दरगाह, आप सभी को पता है कि वहां पे उस दरगाह पे मुस्लिम से ज्यादा हिंदू जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं? ये जो प्रैक्टिसेस है, ये भी कहीं ना कहीं जो टॉलरेंस है, रिस्पेक्ट वाला टॉलरेंस, गांधीयन टॉलरेंस, उसको डेवलप करता है। और उसकी वजह से क्या आती है? यूनिटी आती है। तो आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। और उसके अलावा जो हमारे हिस्टोरिकल फीचर्स हैं वो भी हैं, जैसे जब सूफी मूवमेंट हुआ था और भक्ति मूवमेंट हुआ था, उस टाइम भी जो रिलीजियस टॉलरेंस था वो डेवलप हुआ था। तो ये सारे फैक्टर्स क्या मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं किसको? भारत को बनाने में। यहाँ पे कोई दिल्ली नहीं रहता, यहाँ कोई महाराष्ट्र नहीं रहता, यहाँ कोई साउथ इंडिया नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ एक बन जाता है, कौन? भारत। इन सब फैक्टर्स की वजह से। तो ये क्या है? हमारे यूनिफाइंग फैक्टर्स हैं। इस चीज को याद रखना कि हम डाइवर्स हैं, लेकिन डाइवर्स होते हुए भी हम क्या है? यूनिफाइंग है। क्यों यूनिफाइंग है? क्योंकि ये सारे लोग क्या काम करते हैं? ग्लू का काम करते हैं, हमें चिपकाने का काम करते हैं। समझ आया? अब यहां तक समझने के बाद यहां से आता है क्वेश्चन। ठीक है, यूनिटी और उसके थ्रेट, ऐसे करके टॉपिक देता है। असिस्टेंट कमांडेंट में दिया था शायद 2021 के अंदर दिया था ये वाला टॉपिक, यूनिटी, इंडियन यूनिटी और थ्रेट। तो वहां पे यहां से थ्रेट से पॉइंट हमें लेना है कि यूनिटी देख ली, डाइवर्सिटी देख ली, अब उसको थ्रेट क्या क्या है, कैसे थ्रेट हो सकते हैं हमारी डाइवर्सिटी को। हमने देख लिया कि इतने सारे तो लॉज हैं, इतने सारे हमने सिस्टम बना रखे हैं जिसकी वजह से हम सारे जो है एक यूनिफाइंग फोर्स हैं। अब इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो हमारे जो पास्ट लेक्चर है उसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है यहाँ पे, इसको थ्रेट को देखते टाइम। तो सबसे पहला जो थ्रेट आता है वो आता है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म बेसिकली क्या चीज होती है? रीजनलिज्म होती है चीज कि हम किसी पर्टिकुलर रीजन को, रीजन, रिलीजन नहीं, रीजन, रीजन, जगह की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर रीजन को ज्यादा मानने लग जाते हैं। कि जैसे मैं राजस्थान का हूं तो मैं बोलूंगा कि हमारा राजस्थान जिंदाबाद। ठीक है, यहां तक ठीक है, राजस्थान जिंदाबाद। लेकिन अगर अगर कोई बाहर का बंदा राजस्थान में आ रहा है, बाहर का मतलब इंडिया का ही, इंडिया का कहीं और से माइग्रेट करके आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, यहाँ तो राजस्थान में सिर्फ राजस्थानी रहेंगे और कोई नहीं रहेंगे। अब ये क्या हो गया? जो रीजनलिज्म की फीलिंग पॉजिटिव वाली थी कि हमारा राजस्थान से अब मेरा राजस्थान हो गया कि सिर्फ मेरा है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव फीलिंग में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है जब पॉजिटिव जो रीजनलिज्म है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, कि हम इंटर माइग्रेशन होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, इंडिया को छोड़ के रीजन को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। हाँ, सुप्रीमेसी, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो उसे क्या कहते हैं? रीजनलिज्म। और यही एक प्रॉब्लम है हमारी यूनिटी के लिए, यही एक थ्रेट है हमारी यूनिटी के लिए। जैसे देखो, ये कुछ इशू दे रखे हैं कि जैसे जो हमारा साउथर्न इंडिया है, तमिलनाडु की बात करें, तो वो डिमांड उठाता है
कि जो तमिलनाडु है उसको द्रविड़ नाडु बना दिया जाए, इंडिया से अलग कर दिया जाए। वैसे ही ऊपर की साइड अगर पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में गोरखालैंड की डिमांड चल रही है कि गोरखालैंड बनाया जाए, इंडिया से अलग करा जाए, वैसे ही यहाँ पे शिवसेना भी अलग से अपना वो जो है राग वो अलाप रहा है। तो ये क्या चीज है, ये थ्रेट है हमारे रीजनलिज्म में, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा गहराई से समझेंगे कि ये एक्सप्रेशन, ये इसकी डेफिनेशन दे रखे बेसिकली रीजनलिज्म क्या होता है, कि जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन है उसको ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रीजनलिज्म। और ये थ्रेट बन जाता है नेशनल यूनिटी के लिए। हाँ, इसको देखेंगे सुमित त्यागी, सिमरन त्यागी। ये थ्रेट बन जाता है नेशनल यूनिटी के लिए जब हम इंडिया वाली फीलिंग को सुप्रेस कर देते हैं और रीजनलिज्म वाली फीलिंग को ऊपर उठा देते हैं, यहां प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। तो इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, क्यों ये जो रीजनलिज्म की जो प्रॉब्लम है ये जनरेट हो रही है, क्यों ये थ्रेट क्रिएट कर रही है हमारे सिस्टम के लिए, हमारी यूनिटी के लिए। क्योंकि यहाँ तक तो हमने देख लिया यूनिफाइंग है इंडिया, सारा ये सारी चीज थ्रेट देख लिया रीजनलिज्म, लेकिन क्यों ये थ्रेट है हमारे, हमारा जो ये जो रीजनलिज्म है क्यों थ्रेट है हमारी यूनिटी के लिए। देखो, इसके अगर हिस्टोरिकल रीजन देखने जाओ, सबसे पहले तो हिस्टोरिकल रीजन देखेंगे। तो हिस्टोरिकली कई कई रीजन क्या है, डिस्प्यूटेड रीजन है। जैसे हम देखेंगे ये वाला हिस्सा, आपको पता होगा न्यूज में आता है ये बेलगावी का इशू। बेलगावी बेसिकली कर्नाटका में एक जगह है। तो जब स्टेट डिवाइड हो रहे थे उस टाइम पे 1956 की बात है, जब स्टेट फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो हिस्सा था ये बेलगावी में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बेलगावी में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इस बेलगावी में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रहती है वो मराठी स्पीकिंग वाली है। तो अब यहाँ पे डिमांड उठ रही है कि इसको है महाराष्ट्र में दे दो, ठीक है। तो अब आप सोच के देखो, हाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो अलग चीज है, हाँ गौरव, आंध्र प्रदेश बना था लेकिन वो अभी अलग चीज है। वो हम देख रहे हैं, थ्रेट देख रहे हैं हम, स्टेट फॉर्मेशन नहीं देख रहे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा याद रखना। तो सही बोला लेकिन तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिमांड उठ रही है कि ये जो बेलगावी है इसको महाराष्ट्र में दे दिया जाए। डेफिनेटली बात है, डिमांड कौन उठाएगा, पॉलिटिकल पार्टी उठाएंगे, वही तो डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये क्या चीज है, ये एक डिस्प्यूट बन जाता है स्टेट्स के बीच में। अब सोच के देखो, महाराष्ट्र का बंदा कर्नाटका में जाएगा और कर्नाटका का महाराष्ट्र में जाएगा, और इन इन दोनों स्टेट के बीच में ये इशू चल ही रहा है। तो यहाँ पे जो एक जो इंटरनल जो अंदर की जो हेट होती है वो डेवलप कहीं ना कहीं हो जाएगी। और वही चीज जो है रीजनलिज्म को प्रमोट करती है। कि जैसे आपने अभी सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक मैंने अभी देखा था, वो चल रहा था कि अगर तुम कर्नाटका में रहते हो तो तुम्हें कन्नड़ आनी चाहिए, हिंदी नहीं चलेगी वहां पे, इंग्लिश नहीं चलेगी, कन्नड़ सीखनी पड़ेगी अगर कर्नाटका में हो, कन्नड़ बोलो। तो ये क्या चीज है, यही रीजनलिज्म है कि तुम हमारे रीजन में आए हो तो तुम हमारी लैंग्वेज बोलो। ये क्या चीज है, ये हमारे रीजन क्या होता है, हम तो इंडिया के अंदर है ना। ये रीजनलिज्म की फीलिंग है। इसके रीजन बहुत सारे हैं, सारे देखेंगे। अभी हमने सिर्फ एक देखा है, हिस्टोरिकल रीजन, कि स्टेट के बीच में इशू है, इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होते हैं उसकी वजह से रीजनलिज्म की फीलिंग पैदा होती है। एक हमने रीजन देख लिया, और बहुत सारे देखते हैं। ये देखो पूरा इंडिया है, सारी जगह कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। जैसे देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े देख लेते हैं, जैसे गुजरात राजस्थान के अंदर एक मानगढ़ हिल है, उसको लेके इशू है वहां पे। वैसे असम नागालैंड और इन सब में इशू है, ये थोड़ा देखते रहना। इंटर स्टेट जो कंफ्लिक्ट है, हम एग्जांपल देख लेते हैं जो एकदम इशू के अंदर है। जैसे कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है रिवर को लेके, क्योंकि रिवर जो है उसको तो नहीं पता ना कि मेरे को तमिलनाडु से जाना है, केरला में नहीं जाना, यहाँ पे इशू चल रहा है इनका। तो इंटर स्टेट जब रिवर ट्रेवल करती है उसकी वजह से इशू जनरेट हो जाते हैं। लैंड की वजह से तो बेलगावी वाला देख ही लिया। और जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में इशू में आता रहता है, और इसके पीछे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज वाला लेक्चर याद करो, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा मानसून है वो इरेटिक मानसून हो रहा है। अब जो रिवर में जो है पानी कमाना लग जाएगा, ठीक है, पानी कमाने लग जाएगा। अब ये जो इशू है, ये जो डिस्प्यूट है, अब ये और एग्रेसिव हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं स्टेट को डिवाइड करने वाली फीलिंग को भी जनरेट देगा, स्टेट मीन्स इंडिया को डिवाइड करने वाली फीलिंग को जनरेट देगा। तो ये इशू क्या है, किसकी वजह से आ रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है। और हैम्पर किसको कर रहा है, हमारी यूनिटी को। तो इसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करना। और वैसे ही बहुत सारे डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट लेके, जैसे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, महाराष्ट्र कर्नाटका जहां जहां से रिवर जाती है सारी जगह ये डिस्प्यूट जनरेट होता है। बेसिकली तुम इस डिस्प्यूट का नाम याद रखना कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट है तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटका आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। इशू ये और ज्यादा, ये जो इशू है ये और ज्यादा बढ़ेगा कब, जब क्लाइमेट चेंज वाली जो प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। ये हमने एक चीज देखी।
और चीज क्या हो रही है, देखो बॉर्डर वाला हमने बेलगावी वाला तो देखा था, लेकिन असम में भी एक प्रॉब्लम है। असम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे बेलगावी वाला इश्यू है वैसे वहां पे भी चल रहा है। ठीक है, वहां पे अभी क्या हुआ था रिसेंटली, वहां पे डिस्प्यूट जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, और बॉर्डर पे जो पथराव हो गया था उसमें छह या सात जो हमारे असम पुलिस के जवान थे वो मारे गए थे, और एक सिविलियन मारा गया था। इसीलिए ये जो था ये न्यूज में था। रीजन क्या है, रीजन बेसिकली वही है कि हमें अब ये जो डिस्प्यूट है ये हमारी यूनिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है, रीजनलिज्म वाली फीलिंग कि ये हमारा रीजन है, ये तुम्हारा रीजन नहीं है। समझ आया यहां तक? और इसको थोड़ा, इसको भी चलो देख ही लेते हैं साथ साथ कि एथनिक डाइवर्सिटी भी है हमारे बीच में। सबको पता है एथनिक डाइवर्सिटी है, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, फिजिकल डाइवर्सिटी, कहीं सारी चीज वहीं से घूम फिर के आ रही है। ये जो एथनिक डाइवर्सिटी है ये कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो जाती है, एग्रीवेट हो जाती है, बहुत ज्यादा भड़क जाती है। किसकी वजह से? जब रेफ्यूजी वाला क्राइसिस याद करो कि रेफ्यूजी माइग्रेट करके इंडिया में आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है पॉपुलेशन के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। ये प्रॉब्लम आपको असम में देखने को मिलेगी, वहां पे बोडो और बंगाली के बीच में इश्यू रहता है। जो बंगाली है, ये बंगाली बेसिकली माइग्रेटेड बंगाली है जो यहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, और यहाँ पे आके असम में आके वहां के जो रिसोर्सेज है वहां पे प्रेशर डाल रहे हैं। वहां पे फिर ये बोडो जो है वहां के लोकल है, असमी लोकल जो बोडोस कहते हैं, ये यहाँ पे नेटिविज्म की फीलिंग आती है और फिर लड़ाइयां होती है। समझ आया कैसे ये जो हमारी डाइवर्सिटी है इसको खतरा हो रहा है, किसकी वजह से? हाँ, लोकल रिसोर्स में प्रेशर होता है तो इसकी वजह से तो होता ही होता है। सारी चीज बेसिकली वही है, हमारी डाइवर्सिटी को खतरा हो रहा है, किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से रेफ्यूजीज आ रहे हैं, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिंक करना मत भूलना। ठीक है, समझ आ गया होगा ये वाला इशू, इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट का हिस्टोरिकल रीजन वाला। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करता है इस रीजनलिज्म वाली फीलिंग को जनरेट करने में, हमारी इंडिया को तोड़ने के लिए कैसे ये इकोनॉमिक फैक्टर मतलब कंट्रीब्यूट करता है? देखो, हमने पॉपुलेशन वाला चैप्टर देखा था, पॉपुलेशन में क्या देखा था कि हमारा इंडिया जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ठीक है, ये तो देख लिया था। अब ये भी याद करो कि मैंने वहां पे बोला था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, लेकिन हमारा जो यूपी है, बिहार है, हमारा जो केरला है, दोनों में अलग अलग डेमोग्राफी टाइप में चल रहा है। कि जो केरला वाला है वो डेवलप्ड कंट्री की डेमोग्राफी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, वहां पे एजिंग की प्रॉब्लम आ चुकी है। जो हमारे डेवलप्ड स्टेट हैं जैसे केरला हो गया, साउथ इंडिया हो गया, ठीक है, लेकिन हमारा जो बिहार है, यूपी है, यहाँ पे यूथ बहुत ज्यादा है। तो अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी? प्रॉब्लम बोलो या अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी कि वहां से लोग माइग्रेट करेंगे, क्योंकि अब इन स्टेट में काम करने वाले लोग कम है, वहां पे काम करने वाले लोग ज्यादा है बिहार और यूपी में। अब यहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे इन स्टेट्स में। समझ आया? अब यहाँ पे जब उन स्टेट में माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा कि वहां पे जो जॉब्स हैं वो ये दूसरे रीजन वाले लोग ले लेंगे। अब वहां यहाँ पे रीजनलिज्म की फीलिंग आएगी, यार बाहर का बंदा आके हमारी जॉब ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, थ्रेट क्रिएट करता है हमारी यूनिटी को, और यही प्रॉब्लम हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि प्रॉब्लम एजिंग की वजह से माइग्रेशन होती है, और जो स्टेट जॉब है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी उसका इशू डेवलप होता है, जो अभी डिस्कस करा। यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सन ऑफ द सॉइल। ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जितने भी रीजन है साउथ इंडिया वाले, तमिलनाडु हो गया, वहां पे देखने को मिलेगा। सन ऑफ द सॉइल क्या है कि जो इस मिट्टी का लाल है, इस मिट्टी का लाल मतलब जैसे मैं राजस्थान का हूँ, तो ये राजस्थान का जो लाल है, ये जॉब जो मिलेगी राजस्थानी को ही मिलेगी, किसी बाहर के बंदे को नहीं मिलेगी। ये है रीजनलिज्म की फीलिंग। किसकी वजह से जनरेट हो रही है? इंटर माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेशन क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन वाला चैप्टर याद करो कि एजिंग की प्रॉब्लम है, डिफरेंट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। तो देखो कहाँ से पॉपुलेशन कनेक्ट होता हुआ हमारी जो यूनिटी है उसको हैम्पर कर रहा है। समझ आया कैसे सारे जो चैप्टर है रिलेटेड है? इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पल में महाराष्ट्र में वायलेंस होते रहते हैं, बॉयकॉट बिहारी करके मूवमेंट चलता रहता है वहां पे महाराष्ट्र के अंदर। बोलते हैं कि महाराष्ट्र में से मराठी रहेगा और सिर्फ जॉब मिलेगी मराठी को मिलेगी। वहां पे प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पे जब ट्रेन आती है एग्जाम से पहले, तो जो मराठी वाले जो ये शिवसेना बेसिकली वही है वहां पे, वो क्या करती है, ट्रेनों के बाहर खड़ी हो जाती है और देखती है मराठी है तो वहीं से मार के ट्रेन में वापस भिजवा देती है। तो सोच के देखो, ये इंडिया में रह रहे हैं या फिर कहीं कनाडा वगैरह में जा रहे हो कि वहां से तुम्हें, जैसे वहां पे वो जो हुआ था पूरा शिप वापस भेज दिया था, वैसे जो बिहारी है उनको वापस दे दिया। बिहारी क्या है, इंडियन है वो भी, तो उन इंडियन है और इंडिया में कहीं भी तुम मूवमेंट कर सकते हो, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कहीं भी जॉब कर सकते हो, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इक्वल अपॉर्चुनिटी याद करो आर्टिकल 16। तो ये क्या चीज है कि इसको हैम्पर कर रहा है कि कौन सी वाली फीलिंग? रीजनलिज्म वाली फीलिंग हमारे फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर कर रही है। और यही महाराष्ट्र में प्रॉब्लम देखने को मिलती है
यही रिजर्वेशन की प्रॉब्लम हमें मणिपुर वायलेंस में देखने को मिली कि जब एसटी का वो जो एंटाइटलमेंट दे रहे थे तो एसटी बोले कि एसटी मेथीज को मिलना चाहिए, कुकीज को नहीं मिलना चाहिए। तो ये क्या चीज है, वही सारी चीज सन ऑफ द सॉइल वाली प्रॉब्लम। वैसे ही अभी एक फेक वीडियो आई थी, सोशल मीडिया वाला डायमेंशन याद करो, कि एक मनीष कश्यप का एक आया था, उसने फेक वीडियो बनाई थी कि होली के ऊपर जब जो माइग्रेंट वर्कर थे अपने घर जा रहे थे, तो उसने क्या करा, उस वीडियो को शूट करा और सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बोला कि तमिलनाडु के अंदर क्या हो रहा है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है, बेसिकली बिहार के लोग, उन्हें मार मार के भगाया जा रहा है, वहां से एक्सोडस हो रहा है, वहां से निकल रहे हैं एकदम। तो ये क्या चीज है, ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है सोशल मीडिया की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, एजिंग, डिफरेंट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, माइग्रेशन की वजह से, रीजनलिज्म की फीलिंग, और रीजनलिज्म की फीलिंग की वजह से इंडियन यूनिटी को थ्रेट। तो आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे जो हमारी यूनिटी है वो थ्रेट में है। सिंपल फैक्टर कौन सा, पॉपुलेशन जो वो हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। यहां तक समझ आया। उसके बाद अब आ जाते हैं प्रेस वाले चैप्टर पे। प्रेस में हमने वो डिविसिव पॉलिसी पॉलिटिक्स तो देख ही लिया था, नाम मत लेना यहाँ पे किसी का। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार नाम मत लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, मीडिया वाला, प्रेस वाला हो गया टॉपिक, और ये जो हो गया टॉपिक जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के नेम आते हैं, ये बहुत ही ना सेंसिटिव ऐसे के टॉपिक हैं। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत संभल के लिखना होता है, किसी को टारगेट नहीं करना होता, जनरल लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे किसी बच्चे ने ऐसे के अंदर हमारी प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख रखा था, पूर्व प्राइम मिनिस्टर का, तो नाम नहीं लिखना होता, इस चीज को थोड़ा याद रखो, ठीक है। तो वही जो डिविसिव पॉलिसी पॉलिटिक्स है, वो भी हमारी इंडिया को तोड़ने का काम करती है, हमारी यूनिटी को थ्रेट है, ठीक है। हाँ, ये भी सिमरन त्यागी अभी इसको भी डिस्कस करेंगे, ये भी आएंगे अभी। 2 मिनट रुको, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारे सारे डायमेंशन डिस्कस करेंगे। जब सारी चीज डिस्कस कर लेंगे तो बताना कि कौन सा रह गया, ठीक है। तो हम देखते हैं डिविसिव पॉलिटिक्स, कैसे जो डिविसिव पॉलिटिक्स है वो डिवाइड करती है, ठीक है। देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या चाहिए भाई, उन्हें तो वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भाड़ में जाए इंडिया, भाड़ में जाए लोग, ठीक है। हमने देख लिया था प्रेस वाले उसमें कैसे सारा गेम चल रहा है। तो वो क्या करती है कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए हमें तोड़ना स्टार्ट कर देती है, और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी कास्ट से अलाइन हो जाती है कि हम इस पर्टिकुलर कास्ट को बचाएंगे, किसी एक रिलीजन से अटैच हो जाती है कि ये रिलीजन हमारा है और बाकी हमारे दुश्मन है, या किसी रीजन से अटैच हो जाती है कि हम इस पर्टिकुलर रीजन के हम मालिक हैं। तो ये क्या है, ये भी डिविसिव पॉलिटिक्स है, और ये इसकी वजह से भी जो हमारी इंडियन यूनिटी है उसको थ्रेट होता है। जैसे कि भीम आर्मी, अभी ये तो रिसेंटली है, ये नाम ले सकते हो, ठीक है। भीम आर्मी क्या है, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये भीम आर्मी रिप्रेजेंटेटिव बन गई थी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, स्पेशली एससी कम्युनिटी की, दलित्स की, ठीक है। वैसे ही बीएसपी पार्टी दलित पार्टी के नाम से जानी जाती है। ये क्या डिविसिव पॉलिटिक्स है कि ये जो पर्टिकुलर कास्ट है इसके हम करता धरता है, इसको सिर्फ हम देखेंगे। ये क्या चीज है, हमारी डेमोक्रेसी को भी तो थ्रेट है। वही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई। शिवसेना, मराठी सेना, वही यहाँ पे हिंदू समाज पार्टी, पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड जो पार्टी है। वैसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके, ये क्या है, रीजनल पार्टी है। तो ये क्या चीज है, ये भी हमारी जो यूनिटी है कहीं ना कहीं उसको थ्रेट क्रिएट करती है। कैसे क्रिएट करती है उसको समझेंगे। इनकी वजह से क्या होता है, हिंदू मुस्लिम रियॉट्स होते हैं, ऐसे ही लिखना, ठीक है, किसी चीज का नाम नहीं लेना। एंटी सिख रियॉट्स होते हैं और एंटी हिंदी मूवमेंट्स होते हैं। जैसे साउथ इंडिया में आपने देखा होगा कि वहां पे एंटी हिंदी मूवमेंट हुए थे उस टाइम पे, 56 के टाइम पे। और अभी भी वहां पे ये जो फीलिंग है ये देखने को मिलती है कि जो हिंदी के लिए हेट है वो साउथ इंडिया में देखने को मिलती है आपको। मैंने खुद पर्सनली इस चीज को फेस करा है, साउथ इंडिया में 1 साल रहा था, तमिलनाडु में। और ये चीज वीडियो में भी आती रहती है। जैसे अभी मैंने डिस्कस कर रहा था कि एक एक वीडियो आई थी जिसमें वो बोल रहा था कर्नाटका में रहना है तो कन्नड़ बोलनी पड़ेगी। ये क्या चीज है, ये हेट जनरेट कर रही है पर्टिकुलर रीजन के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। क्यों? क्योंकि ये डिविसिव पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे सकीना के पापा अशरफ अली, ठीक है। ये कौन है, ये है एक्सटर्नल फैक्टर, समझ आया। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब हमारा पड़ोसी देश। इसकी वजह से भी जो हमारे यहाँ पे डिवाइड है वो होता रहता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे सेपरेटिज्म की जो फीलिंग आती है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, मुजाहिदीन ग्रुप, और ये कहाँ पे बेस्ड है, पाकिस्तान बेस्ड है। वैसे ही जो पंजाब में सेपरेटिज्म की फीलिंग आ रही है ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो सकीना के पापा वाला देश है वहां से इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो नाम उसका नहीं लिखना जो पावर में है, समझ आ गया बस, और बाकी सबका नाम लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
टारगेट इंडिविजुअल नेम नहीं लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम पार्टी का नाम लिख सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल नेम नहीं लिखना, ठीक है। पाकिस्तान का नाम लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही क्यों क्यों पाकिस्तान का जो ये पंजाब वाला जो इशू है, खालिस्तान वाला इशू है, ये पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस्ड है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक परमजीत सिंह था जो खालिस्तान सेपरेटिस्ट था, इसको मतलब इसका असैसिनेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान के ऊपर। इसीलिए ये जो हमारा पड़ोसी देश है, ये भी हमारे इंडिया को डिवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, हमारी यूनिटी को डिवाइड करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे हमने लिया है एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सारे टोटल मिला के जो फैक्टर्स है, इसके अलावा जो भी रह गए हों वो भी सारे काउंट करने हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन भी हमारी यूनिटी को कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंचाता है। क्यों? मोनोकल्चर डेवलप कर रहा है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता जा रहा है। साउथ इंडिया में जाओ चाहे नॉर्थ इंडिया में जाओ, हर बंदा टी शर्ट या शर्ट पहन के मिलता है, उनका जो लोकल पहनावा है वो पहनावा मिलता ही नहीं है। तो ये क्या है, ये भी हमारा जो कल्चर है उसको थ्रेट पहुंचा रहा है, हमारी डाइवर्सिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है, क्योंकि मोनोकल्चर डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी लिख सकते हो। जो मेन मेन पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिए, क्या यूनिटी के फैक्टर होते हैं, क्या थ्रेट होते हैं, हमारी यूनिटी कैसे है। अब थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा छोटा मोटा सॉल्यूशन की हम कैसे इस थ्रेट को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे टैकल कर सकते हैं, हमने डिविसिव पॉलिटिक्स देख लिया था, ठीक है। डिविसिव पॉलिटिक्स के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं कि जो हमारी ग्राउंड लेवल की जो एजेंसीज है, जैसे एनजीओ हो गए, सिविल सोसाइटी हो गए, और जो फेयर मीडिया, ठीक है, जो बायस्ड नहीं है वो फेयर मीडिया, ये अवेयर कर सकती है हमारे मतलब जो हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको अवेयर कर सकती है कि हमारी जो इंडिया है वो एक है, और कैसे डिविसिव पॉलिटिक्स उसको डिवाइड करने का काम कर रखी है, जैसे सन ऑफ द सॉइल वाला कॉन्सेप्ट। तो ये एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सेकंड सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे लॉज हैं, हमने देखा था लॉ कैसे हमारे इंडिया को यूनिफाई करते हैं। तो जो हमारे लॉ है उनका अगर इम्प्लीमेंटेशन, फर्म इम्प्लीमेंटेशन हो, सख्ताई से उनका पालन किया जाए, तो जो हमारे जो डिविसिव पॉलिटिक्स है ये कहीं ना कहीं कर्ब हो सकती है, और जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया कि कैसे सॉल्व किया जाए। थर्ड क्या है, इंटर रिलीजियस गैदरिंग। याद करो वो सूफी वाला, अजमेर शरीफ वाला। तो इंटर रिलीजियस गैदरिंग क्या होगी, जैसे हम चार धाम की यात्रा करते हैं, वहां पे वो क्या कहता, रिलीजियस टॉलरेंस को डेवलप करा था। वैसे ही जब इंटर रिलीजियस गैदरिंग होती है तो उससे भी क्या होता है, टॉलरेंस डेवलप होती है। और ये अभी यूपी के अंदर हुआ भी था, शायद मुरादाबाद के पास कोई गांव था, न्यूज़पेपर में आया था कि वहां का जो आईएएस ऑफिसर था, उसने वहां पे मतलब क्या हो रहा था कि ये सारे जो डिवाइड वाली फीलिंग जनरेट हो रही थी, उसने एक प्रोग्राम रखा, उसमें हर रिलीजन के बंदे को बुलाया, और ये जो इंटर रिलीजियस गैदरिंग है इसको वहां पे इम्प्लीमेंट करा, जिससे क्या होता है, हार्मोनी डेवलप होती है बेसिकली सोसाइटी में। और जो ये जो डिविसिव वाली जो फीलिंग होती है ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है और खत्म हो जाती है हमारी सोसाइटी में, फिर से हमारा जो इंडिया वो यूनाइट हो जाता है। तो ये भी एक सॉल्यूशन हम दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, एनजीओ लेवल पे, स्कूल लेवल पे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। इंटर स्टेट हमने इश्यूज देखे थे, ये वाला जो सबसे पहले देखा था हिस्टोरिकल में। तो इंटर स्टेट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारा नीति आयोग सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। क्यों? नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे नीति आयोग को भी आप कोट कर सकते हैं। और लास्ट में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, उनका एक कोट के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, अगर इन सब हमारे फॉर्मूला जो है इनको यूज करें तो हम अपने भारत को फिर से यूनिफाई कर सकते हैं, अपने भारत को फिर से एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं। तो इसके साथ आप भी अपना जो है टॉपिक है, एस्से है, उसको एंड कर सकते हैं। तो आई होप जो ये जो टॉपिक है इसमें सब चीजें आपको समझ आ गई हो, कोई डाउट नहीं रहा होगा कि हमारा जो इंडिया है कैसे यूनिफाई है, क्यों यूनिफाई है, क्या डिविसिव पॉलिटिक्स है, वो सारी चीजें। हाँ, अब अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे से, और मैं बिल्कुल उसका आंसर करूंगा।